हेलो बच्चा पार्टी, नमस्कार। मैं प्रशांत द्विवेदी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल डिविजन्स का क्लास में। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम के बारे में। आप सब देख रहे हैं एकलव्य बैच, जिसके कुछ वीडियोस हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लगभग सारे टॉपिक कवर किए जा चुके हैं। अब केवल वर्ड प्रॉब्लम चल रही हैं और शायद ये और एक वीडियो और आएगी जिसमें हम लोग पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ख़त्म कर चुके होंगे। ठीक, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल विजिट कीजिए और सारे वीडियोस देखिए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 27 आज का है। पहला क्वेश्चन है, ए मोटर बोट इज इन स्टिल वाटर इज 18 किलोमीटर पर आवर। एक मोटर बोट है जो शांत जल में, स्टिल वाटर में, उसकी स्पीड कितनी है? 18 किलोमीटर पर आवर है। टेक्स 1 आवर मोर to go 25 kilometer upstream, that to return downstream to the same spot. Find the speed of the train. मतलब क्या रहे हैं? क्वेश्चन कह रहा है आपसे, कह रहा है कि अगर एक शांत जल में अगर पानी ना मूव कर रहा हो उस समय बोट की जो स्पीड दी गई है वो दी गई है 18 किलोमीटर पर आवर। कह रहा है फिर अगर नदी मतलब जो आपकी स्ट्रीम है, सपोज कीजिए वो इस तरफ बह रही हो, इस तरफ बह रही हो, ठीक है। और अगर कोई बोट इसी दिशा में मूव करेगी, इस दिशा में मूव करेगी और सेम प्लेस से लेके सेम प्लेस तक, मतलब एक निश्चित प्लेस से ए से लेके एक निश्चित प्लेस बी तक जाने में तो जो टाइम ले रही है, और अप स्ट्रीम यानी दोबारा वापस आने में बी से लेके ए तक जो टाइम ले रही है उसमें 1 घंटे का अंतर है। मतलब क्या हुआ, जब नदी की धारा के साथ बहेगी बोट तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, और जब अप स्ट्रीम में बहेगी यानी वापस बहेगी तो उसकी स्पीड घट जाती है, डिक्रीज होती है ना। तो आपसे ये क्वेश्चन में कह रहा है कि आपसे जब जाने में जो समय लगा और जो आने में समय लगा, यानी नदी के साथ अगर आप जा रहे हैं तो जाने में समय लगा, और जो नदी के विपरीत आ रहे हैं आने में समय लगा, उसके बीच का अंतर 1 आवर का है। कितना है? 1 आवर का है। इस पूरे क्वेश्चन समझने के लिए आपको बस 2 कॉन्सेप्ट क्लियर होने जरूरी है। एक पहला जो मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी बोट जो है बेटा, बोट ध्यान रखिएगा, कोई अगर बोट किसी स्ट्रीम के साथ बह रही है यानी डाउनवर्ड बह रही है, किस वर्ड में? डाउन स्ट्रीम में है, तो जो हमारी स्पीड होती है वो बोट की स्पीड और साथ साथ में स्ट्रीम की स्पीड ऐड हो जाती है, चूँकि दोनों एक साथ बह रही हैं। और अगर यही बोट जो है वो अपवर्ड स्ट्रीम में आती यानी अप स्ट्रीम में आएगी, जिस तरफ नदी बह रही है उसके अपोजिट साइड में, तो जो स्पीड हमारी मिलेगी वो उस बोट की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड को माइनस करने के बाद मिलेगी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और इसके साथ साथ कि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, स्पीड इज इनटू टाइम होता है, या डायरेक्टली आप कहें टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इस बात को ध्यान रखिएगा बस। ठीक, फिर आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। देखिए ऐसे कहा गया है एक मोटर बोट जो है वो 18 किलोमीटर पर आवर स्टिल वाटर में बह रही है। अब दिक्कत से ज़्यादा कौन कर रहा है? स्ट्रीम की स्पीड कर रही है, तो वहाँ यहाँ उसी को मान लो, और वही पूछा भी गया है। यहाँ मान लो कि लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी हमने मान लिया कि जो स्ट्रीम की चाल है वो कितनी है? x किलोमीटर पर आवर है, हमने ये मान लिया। अब जब वो डाउन स्ट्रीम में जाएगी यानी जब नदी के साथ साथ बहेगी तो उस समय उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? उस समय इसकी स्पीड हो जाएगी 18 प्लस x, यानी 18 उसकी ऑलरेडी जो शांत जल में चाल थी वो थी, और x हो गया उसकी स्ट्रीम की चाल, तो दोनों स्पीड क्या होंगी? ऐड हो जाएंगी। तो जो डाउन स्ट्रीम में जाने पे स्पीड क्या होगा? 18 प्लस x किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब अगर आप स्ट्रीम में आ रहे हैं तो आप स्ट्रीम में क्या होगा? आप स्ट्रीम में बेटा जो स्पीड होगी वो स्पीड माइनस हो जाएगी, यानी 18 माइनस x किलोमीटर पर आवर। बोलो होगा कि नहीं होगा बेटा? डाउन स्ट्रीम में स्पीड ये थी और अप स्ट्रीम में स्पीड ये हो गई। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आज कहा गया है कि दोनों के बीच में जो समय का अंतर है, जो टाइम का डिफरेंस है, जो जाने में और आने में जो समय लग रहा है उसके बीच का अंतर 1 आवर का है। कितने आवर का है? 1 आवर का है। तो पहले टाइम निकाल लेते हैं।
अच्छा जब डाउन स्ट्रीम जाएंगे तो हमने मान लिया वो T1 है, क्या है T1 है। डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करनी है, डिस्टेंस ट्रैवल करना है 24 किलोमीटर का, 24 किलोमीटर डिस्टेंस है अपॉन पहले डाउन स्ट्रीम में चाल क्या रहेगा, वो रहा होगा 18 + x, यही तो रहा होगा ना। ये थी आपकी स्पीड और ये हो गया डिस्टेंस। तो टाइम यानी पहली बार जाने में समय कितना लगा, 24/18 + x होगा। इसके बाद अगर T2 की बात कीजिए तो अब वही सेम डिस्टेंस 24 किलोमीटर आने में कितना लगा, 18 - x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आया। तो भाई ये टाइम हो गया पहला वाला और ये टाइम हो गया दूसरा वाला। जब ज़्यादा स्पीड से जाएगा तो समय कम लगेगा और जब कम स्पीड से जाएगा तो समय ज़्यादा लगेगा। तो यानी आपसे ज़्यादा कौन है, टाइम बाद वाला ज़्यादा होगा ना। तो ये T2 माइनस अगर हम T1 कर रहे हैं तो दिया गया है 1 आवर का अंतर। बोलो दिया गया ना, क्वेश्चन कह रहा है कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में अंतर कितने का है आने जाने में, 1 घंटे का। तो T2 - T1 = कितना हो गया, 1 आवर का। अब T2 की वैल्यू कितनी हो गई, 24/18 - x, माइनस कर लो 24/18 + x = कितना हो गया, 1 आवर का। बोलो हुआ, बताओ कोई समस्या आता है। देखो इस टाइप की जब भी फ्रैक्शन बनते हैं तो इस फ्रैक्शन में सबसे अच्छी बात क्या होती है, जो इन ऊपर के दोनों के में आपके न्यूमरेटर में रहता है वो सेम नंबर लवा हर केस में रहता है। तो ऐसी कंडीशन पे उसको कॉमन कर लीजिए, उसको बाहर निकाल लीजिए। ये गलती मत कीजिएगा कि एक बार आप इसका मल्टीप्लाई पूरे हिस्से करें, इसका मल्टीप्लाई पूरे हिस्से करें, ऐसा कुछ मत कीजिए। आसानी से 24 को बाहर ले लीजिए। जैसे आप 24 को बाहर लेते हैं तो अब देखिए आपके पास क्या बना, अब आपके पास इक्वेशन बन गया 1/18 - x अब माइनस 1/18 + x = कितना हो गया, 1। बोल बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बेटा। अब अगर आप गौर समझो तो आपके पास ये इक्वेशन बन गया कि 24 × 1/18 - x माइनस ऑफ 1/18 + x। अब ये सॉल्व कीजिए। तो ये सॉल्व करने के लिए करना क्या है, 24 को ऐसे रहने दिया गया। अच्छा इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 18 - x और इंटू 18 + x। बोलो होगा कि नहीं होगा बेटा, = 1। आपने 18 - x इंटू 18 + x हो गया। अब 18 + x का मल्टीप्लाई होगा 1 से, यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 + x और माइनस, ये माइनस लगा। अब इस माइनस का मल्टीप्लाई अंदर होगा इसके, तो -18 और +x हो जाएगा, -18 और कितना हो जाएगा, +x। अब देखो ये सब बेसिक कैलकुलेशन तुम्हें आनी चाहिए। तो 18 और 18 क्या हुआ, कैंसिल हो गया। अब यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा 24 और x कितना हो गया, 2x इंटू कितना हो गया, 24 अपॉन ये देखो a - b इंटू a + b है। a - b इंटू a + b क्या होता है, a² - b², यानी 18 का स्क्वायर कितना हो गया, 324 और -b² यानी x² = कितना हुआ, 1। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, कहीं कुछ नहीं करना। अब यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा आपका 48x = क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको इस तरफ, यानी 324 - x²। अब भाई सबको एक किताब बुला लो ताकि आपका ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सके। तो भाई हमने सबको एक तरफ बुला लिया, बोलो कोई दिक्कत। अब जो सारे इक्वेशन सारे टर्म एक तरफ आ गए। अब आपको ये बन गया x² + 48x - 324 = 0। ठीक, अब आपको सॉल्व करना है इस इक्वेशन को। अब सिंपल सी बात है, आप फर्स्ट टर्म का लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 324 आ रहा है। वैसे 324 आ रहा है। अब आप तत्काल में अगर देखें नहीं समझ में आ रहा हो तो इसको ब्रेक कीजिए तुरंत। 2 से आपने कैंसिल किया, जैसे 2 से कैंसिल किया कितना आया है, 1 हो गया, 6 हो गया और 2 हो गया। फिर 2 से कैंसिल किया 81 आ गया, फिर 3 से कैंसिल किया 27 आ गया, फिर 3 से कैंसिल किया 9 आ गया, फिर 3 से 3 आ गया, फिर 3 से 1 आ गया। ठीक, आपने 324 को फैक्टराइज कर लिया तो ये आ गया। अब ऐसा कुछ करना है कि माइनस करने पे कितना आए, 48 आए और मल्टीप्लाई करने पे कितना आए, 324 आए। तो वैसे 54 - 6 होता है, आप देख लीजिए कैसे। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और 27 2 जा कितना हो गया, 54 हुआ। बोलो वो हुआ। और 3 2 जा 6 -6। अब 54 - 6 करेंगे तो 48 हो जाएगा। 54 × 6 करेंगे 324 हो जाएगा। ये आपको करना सीखना पड़ेगा, ये आपको आना चाहिए कैसे आप चेंज करते हैं। ये धीरे धीरे हैबिचुअल हो पाएंगे तभी आसान होगा। ठीक, देखिए कितना हो गया, ये x² प्लस ये हो जाएगा 54x और -6x और -324 = 0। जो कॉमन उसे बाहर निकाल लीजिए। x बाहर निकाला तो x प्लस कितना हो गया, 54 हो गया। यहाँ -6 बाहर निकाला तो यहाँ x + 54 हो गया = 0। बोलो हुआ।
अब देखो x प्लस 54 दोनों जगह पे है तो उसको हमने बाहर निकाल लिया। अब क्या बचा, अब बचा आपका x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। बोलो बच्चा, अब एक बार आप इसको 0 मानेंगे यानी x प्लस 54 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया -54। और एक बार आप x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 मानेंगे तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हम चाल कौन सी लेंगे बेटा, हम जो स्पीड लेंगे वो क्या लेंगे, वो हो जाएगा आपका 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक, ये हो गया आपकी स्ट्रीम की स्पीड। देखो मैंने आपको एकदम आराम से बताया कैसे आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। सिस्टमेटिक वे यही है आपका लिखने का कि पहले आप उसको कंसीडर करेंगे, मानिए स्ट्रीम की जो दी गई स्पीड कितनी दी गई, फिर डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, फिर टाइम निकाला आपने, दोनों का अंतर कर दिया, उसके बाद क्वाड्रेटिक बन गया, आपने सॉल्व कर लिया। ठीक है, देखो ये सारे क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, 2003 में 2004 में पूछा भी गया है इस क्वेश्चन। ठीक, चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 28। वैसे ही सेम क्वेश्चन आप क्वेश्चन नंबर 28 भी है, लेकिन यहाँ पे आपसे बोट और स्ट्रीम की बात नहीं कर रहा है, यहाँ आपसे ट्रेन की बात कर रहा है। देखिए क्या कहता है, कह रहा है ए ट्रेन कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ द 90 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, had the speed been 15 किलोमीटर पर आवर more, it would have taken 30 minutes less for journey. Find the original speed. मतलब क्या है कि एक ट्रेन है जो 90 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल कर रही है, तय कर रही है। अगर इसकी स्पीड को 15 मिनट और इंक्रीज कर दिया जाता, बढ़ा दिया जाता, जो टाइम लगता वो 30 मिनट कम लगता, यानी जो दोनों टाइम के बीच का अंतर रहेगा वो कितना हो जाएगा 30 मिनट हो जाएगा, बाद वाला कम लगेगा। ठीक, तो पहले भाई अब आपको टोटल जो डिस्टेंस दिया गया है, पहले डिस्टेंस दिया गया है, डिस्टेंस कितना है 90 किलोमीटर। ठीक है, हमने मान लिया कि लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, भाई इसमें तो कोई स्ट्रीम है नहीं, तो ट्रेन की स्पीड कितना मान लिया x किलोमीटर पर आवर मान लिया, ये पहले की स्पीड है। एंड आफ्टर इंक्रीजिंग 15 किलोमीटर पर आवर, उसकी स्पीड अगर 15 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज हो जाती है तो नई वाली स्पीड कितनी है x प्लस 15 किलोमीटर पर आवर, ये नई स्पीड है। ठीक, अब ये नई स्पीड है और ये पहले की स्पीड है। तो पहले वाले में अगर हमने मान लिया कि t1 लग रहा है, टाइमिंग कितना लग रहा है t1 लग रहा है, तो टाइम बराबर क्या होता है, वैसे टाइम बराबर होता है, टाइम यहाँ लिख दे पहले, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, होता ही नहीं होता, सबको पता है भाई, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। अगर मैंने कहा t1 यानी पहले केस में जब ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर पर आवर थी, तो t1 कितना लगता, t1 लगता 90 अपॉन x किलोमीटर, ये होता यानी इतना आवर होता। और t2 कितना लगता, t2 लगता डिस्टेंस हमारी वही है अपॉन x प्लस 15, भाई टाइमिंग स्पीड बढ़ गई है तो टाइमिंग क्या होगी, घट जाएगी। अब दोनों के बीच का अंतर कितना है, हाफ आवर यानी 30 मिनट का। अब 30 मिनट है, सब कुछ आवर में दिया गया है तो उसको भी आवर में कर लो, 30 मिनट मतलब कितना हो गया हाफ आवर यानी 1/2। तो यानी आप कह सकते हैं कि t1 माइनस t2, भाई ये ज़्यादा है और ये कम है, तो t1 माइनस t2 इज इक्वल टू कितना हो गया 90/x माइनस 90/x प्लस 15 इज इक्वल टू हो गया हाफ आवर। बोलो हुआ 30 मिनट मतलब कितना हो गया, हाफ आवर हो गया। भाई ये तुमको पता ही है कि नहीं पता, पता होना चाहिए यार, मजाक मत करना। भाई t1 माइनस t2 इज इक्वल टू कितना हो गया, मैंने आपसे कहा जब भी कभी ऐसे फ्रैक्शन मिलते हैं तो जो कॉमन लेने वाला टर्म है उसको कॉमन ले लीजिए, वरना आपके लिए मल्टीप्लिकेशन में समस्या हो जाएगी। तो 90 यहाँ कॉमन ले लिया, जैसे कॉमन लिया तो इसका एलसीएम हो गया x इंटू एक्स प्लस 15, बोलो हुआ x प्लस 15 का मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा तो x प्लस 15 हो गया, और माइनस ये कितना हो गया x इज इक्वल टू 1/2, तो x और x क्या हुआ कट गया। अब जैसे ही x और x का कैंसिल हो गए तो आपके लिए ढेर सारी समस्या छोड़ गई, ये ढेर सारी समस्या क्या, ये पहले 90 इंटू 15 करो, 90 इंटू 15 जब करेंगे बेटा आप 90 इंटू 15 तो 15 में यह कितना होता है 135 यानी 1350, बोलो हो। और इसका मल्टीप्लाई इससे करो तो ये अपॉन में कितना हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा ये x² और प्लस 15x इज इक्वल टू कितना बचा 1/2। ठीक, अब देखो सीधी सी बात है, आपका फ्रैक्शन काफ़ी हद तक सॉल्व हो चुका है, इसे क्वालिटी में कन्वर्ट करो, क्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 1350 इंटू 2 करोगे तो 2700 आ जाएगा, इज इक्वल टू हो गया x² प्लस 15x, बोलो हुआ।
अब सबको एक तरफ बुला लो भाई, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 15x और माइनस 2700 बोलो हुआ इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। अब आप फर्स्ट टर्म का लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही सही में आएगा 2700। देखो इसका फैक्टराइजेशन ध्यान से करना, गलती यहाँ मत करना, एकदम मत करना। देखो आप मल्टीप्लाई करने पे कितना मिलना चाहिए 2700 और माइनस करने 15, माइनस करने पे क्यों, क्योंकि ये वाला टर्म कैसा है, माइनस है, इसका इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए माइनस में आंसर आ रहा है। तो माइनस करने 15 मिलना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे ये मिलना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 से कैंसिल किया कितना आ गया 1350 हो गया, फिर 2 से कैंसिल किया कितना आ गया, ये हो गया 6 7 और ये हो गया 5, सीधी सी बात है। फिर 3 से कैंसिल करो, ये 2 हो गया, ये हो गया 8 और ये हो गया कितने बार गया 2 हो गया और ये हो गया 3 2 जा 6, यहाँ कितना बचा 1 और 5 यानी 3, ये 25 हो गया। फिर 3 से कैंसिल किया 21 हो गया और ये 5 हो गया। फिर 3 से कैंसिल किया 3 7 या 21, 3 5 जा 25 हो गया। फिर 5 से कैंसिल किया 5, फिर 5 से कैंसिल किया बेटा 1 हो गया। ठीक, अब करना क्या है, आपको यहाँ पे पेयरिंग ऐसी करनी है जिसको माइनस करने पे क्या हो जाए 15 मिल जाए और मल्टीप्लाई करने पे 2700, जो क्या हो सकता है कैसे किया जाए, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30 और 30 2 जा कितना हो गया 60 हो गया और 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, बस सिंपल सी बात है। ये कितना आया, ये यहाँ पे आ गया आपका 5 2 जा 15 और 15 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, 45 2 जा 90 हो गया और ये 5 3 जा 15, 15 2 जा 30। नहीं हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या यहाँ पे, कैलकुलेटर की गलती हुई, सब कुछ सही किया गया, सब कुछ सही चल रहा है। तो अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में क्या किया जाए, क्या किया जाए, सोचो जरा, सोचो 5 3 जा 15 हो गया, 15 3 जा 45 हो गया, इसको ऐसे छोड़ते हैं बिल्कुल, और 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60। हाँ ये कर लो भाई, आपने इसको कर सकते हो आप एक्स स्क्वायर प्लस 60x और माइनस 45 कर लो, 45x और माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। भाई सीधी सी बात है, कितना हो गया 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60 कर लो और 5 3 15, 15 2 जा 15 3 जा 15 3 जा 45। तो इस तरीके से आपका ये हो जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 60 माइनस 45, माइनस करने 15 आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है 2700। आप कॉमन ले लो जो कॉमन हो रहा हो, यहाँ x कॉमन ले लो, यहाँ x प्लस 60 हो गया, यहाँ माइनस 45 कॉमन ले लो, यहाँ x प्लस 60 हो गया इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 60 दोनों जगह पे है तो x प्लस 60 ये हो निकाल लिया बाहर और क्या बचा x माइनस 45 इज इक्वल टू हो गया 0। ठीक, अब एक बार इसको 0 मानोगे यानी x प्लस 60 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस 60, और एक बार x माइनस 45 इज इक्वल टू 0 मानोगे तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 45। अब चूंकि स्पीड तो निगेटिव में होगी नहीं, वो तो पॉजिटिव में होगी, तो आपने क्या स्पीड आ गई 45 किलोमीटर पर आवर, यानी जो ट्रेन की स्पीड कितनी रही होगी बेटा 45 किलोमीटर पर आवर रही होगी। तो मतलब 45 किलोमीटर पर आवर रही होगी और जाना कितना था 90, तो पहले जाने में कितना समय लगता, पहले जाने में समय लगता कि 90/45 यानी कितना हो गया 2 आवर का समय लगता। बाद में यही स्पीड कितना हुई 50 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज हो गई, अब स्पीड कितनी हो गई 60 हुई होगी, तो अब टाइम कितना लगेगा 90/60 यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.5 आवर। ठीक, तो इस हिसाब से देखो आधे घंटे का समय ज़्यादा लग रहा था। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये वर्ड प्रॉब्लम बेटा मैं आपको बहुत आराम समझा रहा हूँ, हमेशा जब भी आए वर्ड प्रॉब्लम तो बहुत ध्यान से पहले पढ़िए क्वेश्चंस को कि एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन कह रहा है, एग्जैक्ट क्वेश्चन तो समझ में आए तो सॉल्व करना मत शुरू कीजिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसके अगले क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई 29। वर्ड प्रॉब्लम बेटा जैसे अभी तक हम लोगों ने देखे एज संबंधी क्वेश्चंस जो एज से रिलेटेड थे और स्पीड से क्वेश्चन देखे। अब कई सारे क्वेश्चन हैं जो मेंसुरेशन से बनते हैं, मतलब मेंसुरेशन की बेसिक कॉन्सेप्ट को लेके वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। जैसे प्रॉपर्टीज़ को लेके कोई फिगर ट्राइंगल दिया गया है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ पे क्वेश्चन बन गए, रेक्टेंगल दिया गया उसकी प्रॉपर्टी बन गए, स्क्वायर प्रॉपर्टी बन गया, ऐसे अलग अलग जो फिगर्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ पे इक्वेशन बनाते हैं
और फिर उन्हें सॉल्व करने के लिए कहते हैं। जैसे देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे आपको दिया गया क्वेश्चन 29 कह रहा है कि द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड, इसने कौन सी फील्ड बात की, रेक्टेंगुलर फील्ड। अब इसको आपको पता होना चाहिए कि डायगोनल का रेक्टेंगुलर फील्ड में लेंथ और विड्थ से क्या रिलेशन होता है, आपको पता है। अगर नहीं पता तो मैं आपको याद दिला दूं कि डायगोनल होता है यानी डी जो होता है वो √L² और प्लस B² के बराबर होता है, या नहीं आपको याद आ रहा है तो डी का जो स्क्वायर होता है वो L² और प्लस B² के बराबर होता है, सीधी सी बात है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक, तो उसने डायगोनल की बात की, कह रहा है डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर, डायगोनल जो है वो 60 मीटर मोर ज़्यादा है देन द शॉर्टर साइड से कितना है, ज़्यादा है। कह रहा है इफ़ द लॉन्गर साइड, जो लंबी वाली साइड है, इज 30 मीटर मोर, जो बड़ी साइड है वो 30 मीटर मोर है, मोर देन द शॉर्टर साइड, छोटी वाली साइड से 30 मीटर ज़्यादा है। कह रहा है फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड। तो यहाँ आपको मानना पड़ेगा कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, पहले आप इसको मानिए, ठीक है। तो आप इसको में यहाँ मान लीजिए लेट द, वैसे हम विड्थ को छोटा मानते हैं, लेंथ को लंबा मानते हैं, लेट द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, हमने उसको मान लिया, जो रेक्टेंगल का विड्थ है कितना है वो x है। सो लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ इससे 30 ज़्यादा है, यानी x प्लस कितना हो गया 30 हो गया। और उसके बाद अगर डायगोनल की बात की जाए तो जो डायगोनल है बेटा वो डायगोनल इससे 60 ज़्यादा है, यानी x प्लस कितना हो गया 60 हो गया। बात समझ में आ रही है। जो क्वेश्चन जैसे कहे एग्जैक्टली उसको वैसे करते चलिए, बहुत आसान हो जाएगा एकदम। क्वेश्चन ने कहा कि जो हमारी स्मॉलर साइड है उससे 60 ज़्यादा है डायगोनल, और जो हमारी लार्जर साइड है उस शॉर्टर साइड से 30 ज़्यादा है, 30 ज़्यादा है। तो वही सेम काम मैंने यहाँ पे किया, लेंथ को मान लिया वो कितना 30 और डायगोनल मान लिया x प्लस 60 मान लिया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने आपको बताया कि आपको डायगोनल की ये बेसिक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि डायगोनल का लेंथ और विड्थ से क्या क्या रिलेशन होता है। तो d इज इक्वल टू क्या होता है, d² इज इक्वल टू L² प्लस B², यही तो है। तो डायगोनल कितना दिया गया है, डायगोनल है आपका x प्लस 60 का स्क्वायर बेटा, इज इक्वल टू लेंथ कितना है, लेंथ है x प्लस 30 का स्क्वायर, और विड्थ कितना है बेटा, विड्थ कहाँ गया भाई, विड्थ कहाँ हो x, तो ये हो गया x²। ठीक, ओपन कर दो भाई, जैसे आप इसको ओपन करोगे बच्चा तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a² प्लस 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू 1 यानी 60, यानी हो गया 120x, और प्लस b² यानी कितना हो गया 3600, इज इक्वल टू, ये भी सेम ऐसे ही ओपन होगा a प्लस बी के होल स्क्वायर में, तो a² प्लस 2ab यानी x² और प्लस 32 जा 60x और प्लस 30 का स्क्वायर 900 और प्लस कितना हो गया x², बोलो वाह। अब देखो जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दीजिए, x² क्या हुआ कैंसिल हो गया। अब सबको बुला लो उस तरफ, एक तरफ सबको एक तरफ बुला लो, ये x² है इसको हमने पहले लिख दिया, फिर अब 120 जब उस तरफ जाएगा कितना हो जाएगा -120x, और यहाँ पहले से क्या था, पहले 60x था और प्लस 900 और माइनस कितना हो गया, माइनस हो गया 3600 इज इक्वल टू 0। बताओ भाई इस तरफ गया माइनस हो गया। अब जरा सॉल्व कीजिए इसको थोड़ा सा, और जो जाएगा x², यहाँ माइनस करोगे -60x और यहाँ माइनस करोगे तो -2700 इज इक्वल टू कितना आया 0 आया। अब थोड़ा सा यहाँ पे भी लेंदी हो गया, बड़ा लंबा प्रोग्राम हो गया ये, यानी मल्टीप्लाई करने पे कितना मिलना चाहिए 2700 मिलना चाहिए, और माइनस करने पे क्या मिलना चाहिए -60 मिलना चाहिए। बड़ा बवाली बॉल काम होता है। वैसे 9 3 27 होता है, तो 90 30 से कर सकते हैं डायरेक्टली हम, अगर आप चाहो तो फैक्टराइज कर लेना, वरना इसको हम डायरेक्टली 90 और 30 से कर सकते हैं। ठीक, मतलब क्या हुआ, इनका x² माइनस 90 माइनस 30 कर लिया x और माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। बोलो कर सकते हैं ना भाई, 90 माइनस 30 करेंगे 60 मिल जाएगा, सीधी सी बात है। तो इसको सॉल्व कीजिए, ये हो गया x² माइनस 90x और प्लस 30x और माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। भाई कुछ नहीं, बस केवल ब्रैकेट ओपन हुआ है, जैसे ब्रैकेट ओपन हुआ अंदर एक तरफ से माइनस गया एक तरफ से x आया। अब देखो इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में x कॉमन है तो हमने x बाहर निकाल लिया, यहाँ x² था एक x बाहर निकल गया तो एक x बचा, और 90x है तो x बाहर चला गया 90 बचा, और प्लस इन दोनों में 30 बाहर निकालने, 30 माइनस कितना हो गया x माइनस 90 इज इक्वल टू 0 हो गया।
अब x माइनस 90 है ये एक ब्रैकेट में, और ये x प्लस 30 है दूसरे ब्रैकेट में। बोलो है कि नहीं? x माइनस 90 एक ब्रैकेट में और x प्लस 30 है एक ब्रैकेट में। तो एक बार हम x माइनस 90 इज इक्वल टू 0 मानेंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। और एक बार हम x प्लस 30 इज इक्वल टू 0 मानेंगे तो एक बार x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस 30 हो जाएगा। बताओ, अब बताओ हम स्पीड लेंगे कौन सी? सीधी सी बात है भाई, प्लस वाली, पॉजिटिव वाली। तो स्पीड कितना हो गया? 90 किलोमीटर पर आवर। स्पीड नहीं, सॉरी, हम क्या माने थे इसमें? लेंथ विड्थ और हाइट माने थे यार। लेंथ विड्थ और डायगोनल, हमारा दिमाग अभी तक स्पीड पे ही लटका हुआ है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? ये विड्थ माना था हमने। क्या हो गया ये बेटा? ये विड्थ हो गया। विड्थ कितना आया? विड्थ हो गया 90 मीटर। बोलो हुआ? तो यहाँ से लेंथ कितना हो जाएगा? लेंथ इससे कितना ज़्यादा था? लेंथ ज़्यादा था बेटा, लेंथ 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 30 ज़्यादा था, यानी 90 प्लस 30 यानी क्या हो गया? ये हो गया 120। ठीक। इसके बाद अगर हम डायगोनल की बात करें, डायगोनल कितना ज़्यादा है? डायगोनल ज़्यादा है 60, यानी हो गया ये 150 मीटर। ठीक है। तो आई होप कि आपको अच्छा समझ आ रही होंगी चीज़ें, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी अब नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आज काफ़ी लेट हो गया है, अभी 1:15 बज रहे हैं, अभी एडिटिंग करना होगा तो काफ़ी देर हो जाएगा। चलिए, तो आज के इतना ही करते हैं, फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, और प्लीज़ आपके बोर्ड नज़दीक आ गए हैं तो तैयारी अच्छे से कीजिए, कोई बेवकूफ़ियत मत कीजिए। और आपके रिजल्ट्स भी आ गए तो आपको अपनी औकात मालूम चल गई होगी कितने पानी में हैं आप, तो उसको रिजल्ट को देखते हुए थोड़ा सा फोकस ज़्यादा कीजिए ताकि आपके एग्ज़ाम और अच्छे जा सकें। ठीक, चलिए फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी अब अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।